हेलो हाय दोस्तों, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं ऐसी फंडामेंटल में पावर फैक्टर। ये यार पावर फैक्टर क्या होता है वो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पावर फैक्टर से वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करते हैं स्टार्ट पावर फैक्टर। तो आप भी हेडिंग डाले पावर फैक्टर। जो ये पावर फैक्टर होता है वो होता क्या है पहले डिस्कस करते हैं अपन। हेडिंग डालते हैं पावर फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको शक्ति गुणांक। काफी अच्छा टॉपिक है। देखें, आपने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पावर पढ़ाई थी आपको। पावर कितने प्रकार की पढ़ाई थी आपको? 3 प्रकार की पढ़ाई थी। ओके, तो वहीं से याद रखना कि जब पावर 3 प्रकार की तो पावर फैक्टर भी कितने प्रकार का होगा आपका? 3 प्रकार से अपन मेजर करेंगे। ओके, इसको अब अगर अपन बात करें कि यार रियल पावर जब अपन ने पढ़ी थी तो रियल पावर का जो फॉर्मूला था आपका वो क्या था? देखिए एक बार रियल पावर का फार्मूला मैं यहां पर लिखता हूं कि रियल पावर क्या थी अपने पास। तो रियल पावर को अपन डिनोट कर रहे थे पी के द्वारा कर रहे थे। अब अपना इसका जो फॉर्मूला बन रहा था वो क्या था आपका? वी आई कोस फाई था ना। रियल पावर का फॉर्मूला क्या था? वी आई कोस फाई था। अब अगर आपको याद है तो मैंने वहां पर बताया था कि जो ये कोस फाई है ये पावर फैक्टर है। तो याद रखें कि ये कोस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है रियल पावर में ना। यहां से अगर अपन बात करते हैं कि यार इसका कोस फाई की मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? कि मैं इसको फॉर्मूले कैसे लिख सकता हूं? P इक्वल वी आई कोस फाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल पावर नहीं लिखा, रियल पावर की जगह मैंने P लिख लिया। ओके, अब मैं अगर बात करता हूं कि यार ये वी आई है, मैं इसके अपॉन में भेज देता हूं इसको, तो क्या बनता है? देखें तो ये P इक्वल क्या हो गया? वी आई इक्वल कोस फाई हो गया यहां तक। अब अगर अपन देखें कि कोस फाई इक्वल P अपॉन जो वी आई होता है, इससे पहले अपन जो पावर पढ़ी थी, मैं बात आ रहा हूं कि रियल पावर पढ़ी अपन ने, रियल पावर का यूज किया है। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी रिएक्टिव पावर और लास्ट में पढ़ी थी अपन ने एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को कैसे लिख रहे थे अपन? एस के द्वारा लिख रहे थे। तो यहां पे चूंकि डाल के आप लिख दें कि एपरेंट पावर, एपरेंट पावर को किससे डिनोट करते हैं? एस के द्वारा। तो एस इक्वल क्या था? वी आई था कि नहीं था? तो यहां से अगर यार अपन देखें कि ये जो वी आई है किसको डिनोट कर रहा है? एस को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। क्या मैं वी आई की जगह एस पुट कर सकता हूं? है ना। तो यहां से पी इक्वल क्या आ गया? एस आ गया। हो गया। तो अपने पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बन गया? कोस फाई इक्वल पी अपॉन एस। तो यहां से अगर अपन लिखें, इस फॉर्मूले को लिखते हैं कि कोस फाई इक्वल पी को क्या बोलते हैं अपन? रियल पावर। देखो रियल पावर के बहुत सारे नाम है, आपको बुक्स में बहुत सारे नाम के, एग्जाम में भी कुछ भी नाम दिया जा सकता है। रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर, रजिस्टिव पावर, कुछ भी दे सकता है। यहां पर अपॉन में क्या आएगा आपका? एस। एस कौन सी पावर होती है आपकी? एपरेंट पावर, या फिर कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं, या टोटल पावर कहते हैं ना। तो यहां पर जो है अपन इसका एस का नाम क्या होता है आपका? एपरेंट पावर। तो ये हो गया एपरेंट पावर। अगर अपन इसी को हिंदी में देखें तो वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति का अनुपात ही क्या कहलाता है आपका? पावर फैक्टर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका फॉर्मूला निकलता है वो तो अपने पास निकल गया। अब अपन क्या करेंगे? इसी की डेफिनेशन देते हैं। तो डेफिनेशन किससे देंगे अपन? इसी फॉर्मूले के द्वारा देंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि रियल पावर और एपरेंट पावर का अनुपात ही क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। तो आप, मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूं आपको, साथ साथ में आप भी नोट्स बनाते रहें इस चीज का। काफी अच्छा टॉपिक है कि रियल पावर और एपरेंट पावर का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया। अब अपन देखें कि जो पावर फैक्टर होता है, नेक्स्ट एरो में मैं एक चीज और लिख देता हूं। जो आपका पावर फैक्टर है उसको अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं? कोस फाई के द्वारा। ये तो बातें मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दी थी कि जो पावर फैक्टर होता है उसको अपन कोस फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि पावर फैक्टर इक्वल किसके द्वारा डिनोट करेंगे अपन? कोस फाई के द्वारा। ये हो गया कोस फाई।
अब ये जो cos फाई है ये क्या डिनोट करता है, वोल्टेज और करंट को डिनोट कर रहा है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच में कोजा एंगल को ही पावर फैक्टर कहते हैं। ओके, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि पावर फैक्टर की जो सेकंड डेफिनेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है कि धारा मतलब करंट और वोल्टेज के बीच कोज्या मतलब कोस, कोज्या, इसको क्या बोलते हैं कोज्या को, कोस के कोण को ही पावर फैक्टर कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पावर फैक्टर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो यहां से अपन इसकी डेफिनेशन निकालिए, रियल पावर एपरेंट पावर का अनुपात ही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर कोस फाई से डिनोट किया, तो कोस फाई से डिनोट किया तो कोस फाई क्या होगा, वोल्टेज और जो करंट है इनके बीच में एंगल डिनोट करता है ये, ठीक है ना। कौन सा एंगल है, कोस फाई एंगल, इसी को अपन क्या कहेंगे, पावर फैक्टर कहेंगे। तो आपके दो डेफिनेशन है, आपका फॉर्मूला है, इजीली है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे अपन देखते हैं इसके बारे में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखते हैं कि जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला देख लिया अपन ने, और पावर फैक्टर का अपन ने डेफिनेशन भी देख ली थी। अब अपन देखेंगे पावर फैक्टर होता कितने प्रकार का है। ओके, तो लिखें टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो होता है आपका वो होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, देखिए पहले सबसे पहले जो पावर फैक्टर आता है वो आता है आपका लीडिंग। पहले यूनिटी से स्टार्ट करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है क्या है ये अपन देखेंगे अभी। दूसरा जो होता है आपका वो आता है लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगा, और आपका जो तीसरा पावर फैक्टर है और लास्ट पावर फैक्टर होगा वो होगा लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हो गया। यूनिटी का मतलब होता है इकाई शक्ति गुणांक, हिंदी में लिख लें इनको, इकाई शक्ति गुणांक। अपन क्या कहते हैं, लैगिंग का मतलब होता, लैगिंग मतलब होगा पश्चगामी, शक्ति गुणांक। और लास्ट आपका ये होता है लीडिंग मतलब अग्रगामी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर देख लिए, कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। और अपना जो सबसे पहले पावर फैक्टर आता है वो आता है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। तो हेडिंग डाले यहां भी, यूनिटी पावर फैक्टर, इकाई शक्ति गुणांक बोलते हैं ना इसको। अब बात करें कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि अपने क्या हुआ कि एक वेव फॉर्म बनाता हूं मैं, और ये है वेव साइनसोइडल वेव फॉर्म बनाता हूं कि माना किसी लोड में जो करंट चल रहा है और वोल्टेज चल रहा है वो किस प्रकार का चल रहा है। ये जो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं ये है अपनी वोल्टेज हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं कि यहां पर मैं वापस एक डायग्राम बनाता हूं करंट का। देखो अब इसमें मैंने क्या किया है कि यहां पर अपन लिख देते हैं कि ये तो आपकी करंट और ये आपका वोल्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है कम ज़्यादा का, ठीक है ना। आगे चलें तो यहां पर देखते हैं कि ये दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और 0 के बाद में जो आपका ये एक लूप बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, है ना, डी बन रहा है। यहाँ पर भी डी बन रहा है, तो वापस कितने का बनेगा, 180 का। तो टोटल कितना हो गया,
2 पाई 360 डिग्री हो गया। अब मेरे को यूँ बताओ कि यार करंट और वोल्टेज एक ही एंगल में चल रहे हैं, इसे कोई क्या कहते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। इनमें धारा करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है आपका, कोस 0 है, मतलब दोनों एक साथ ही जो चल रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं देखो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में, 0। तो अब मेरी बात सुने कि अपना जो कोस फाई था, कोस कितने डिग्री है, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो याद रखें कि जो आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब बात ये आती है कि यार यूनिटी पावर फैक्टर 1 होता है, ये होता किस में है, ये ओनली फॉर होता है आपका रजिस्टिव लोड में, मतलब जहां पर रेजिस्टेंस लोड होता है। तो यहां पर आप एरो डाल के लिख दें कि यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर ओनली फॉर रजिस्टिव लोड में होता है। अब बात आती है कि रजिस्टिव लोड होते कौन कौन से हैं। तो याद रखें कि रजिस्टिव लोड वे होते हैं जो जिनमें अपन करंट या सप्लाई मतलब वोल्टेज या करंट देने पर क्या हो जाता है कि वो लाल हो जाते हैं। अब लाल होने का मतलब गर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बल्ब है, कैसा है, रजिस्टिव लोड है। ओके, बात करें जो आपके एलईडी लगा हुआ है, ये भी कौन सा लोड आपका, रजिस्टिव लोड है। तो याद रखें जो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल 0 डिनोट करेगा वो कौन करता है, रेजिस्टेंस डिनोट करता है। इसीलिए यूनिटी पावर फैक्टर में cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो आपका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं अपना जो सेकंड पावर फैक्टर आता है वो आता है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। अब ये जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है ये क्या है, देखिए यार लैगिंग का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग मतलब पीछे रह जाती है। अपन इंडक्टर में पढ़ रखा है ना ये। तो यहाँ से अगर अपन डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि कोई एक वेव फॉर्म है जो आपकी एक 0 से स्टार्ट हो रही है। ये तो है माना मैंने किसकी वेव फॉर्म है, वोल्टेज की है, हो गया। एक वेव फॉर्म क्या कर रही है, जो करंट की वेव फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, वो स्टार्ट हो रही है आपके इस पॉइंट से, कहीं से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ आके मिल रही है। तो यहाँ से ये जो वेव फॉर्म है मैंने जो ब्लू कलर की दिखाई है ये है आपकी करंट की। अब देखो कि ये जो लैगिंग पावर फैक्टर है, पहले तो ध्यान रखना कि सबसे बेकार और पुअर पावर फैक्टर, सबसे गंदा पावर फैक्टर है। ओके, तो यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो आपकी करंट की वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ डिग्री के बाद में कौन स्टार्ट हो रही है, आपकी करंट स्टार्ट हो रही है। हो गया। अगर अपन यहाँ पर देखें कि ये जो रेड कलर की वेव फॉर्म है ये जो आपकी क्या कर रही है, यहाँ पर तो पाई हो रहा है और ये वेव फॉर्म क्या कर रही है, कुछ डिग्री के बाद में पाई हो रही है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों डिफरेंस ही क्या कहलाते हैं, आपके पावर फैक्टर कहलाएगा। ठीक है ना, कॉस की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से और अपन कॉस जितनी वैल्यू निकलेगी, जितना एंगल निकलेगा वो अपन कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं और अपने पास पावर फैक्टर निकल जाता है। अब अगर अपन बात करें कि यार ये जो ऐसा होता क्यों है, पीछे क्यों रहती है, इसका रीजन क्या है, तो वो याद रखें कि शुद्ध इंडक्टर की बात करें अगर पहले अपन कि शुद्ध इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है ना। तो 90 डिग्री अगर आपकी लैग करेगी तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब पता है क्या होता है कि मैं दोबारा आपका एक वेव फॉर्म बनाता हूं और यहां पर मैं आपको शो करता हूं कि 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या है कि यहां पर अपन ने पहले तो बनाया, ये तो बनाया आपका वोल्टेज का ग्राफ,
अब देखो कि यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है वो देखो 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, वो 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, वो 90 डिग्री हो रहा है इस पॉइंट पर। देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये क्या करेगा, इस चांदे को दोनों भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर क्या होगा पाई, और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 पाई, है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आपका जो वेव फॉर्म निकल रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब जो करंट की वेव फॉर्म है, शुद्ध इंडक्टर की बात करें तो वो वेव फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ से स्टार्ट होगी, और कैसे चलेगी, वो इस प्रकार से चलेगी। अब अगर अपने को यहाँ से पता चल रहा है जो आपकी ये जो वेव फॉर्म है वो तो है करंट की और ये है वोल्टेज की। अब यूँ बताओ कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। तो याद रखें कि शुद्ध इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर लिख दें कि शुद्ध इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। अब हो गया 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री हो गया यहां से अपन, तो अपने को क्या करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है कि भाई पावर 90 डिग्री तो आ रहा है, अब पावर फैक्टर कितना होगा आपका, तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे अपन। तो पावर फैक्टर को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कोस फाई के द्वारा। कोस और फाई की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो कितनी डिग्री आ रही है, यहाँ से 90 डिग्री, तो कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप ध्यान में रखें कि जो शुद्ध इंडक्टर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखें इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये एग्जाम में पूछी जाती है कि शुद्ध इंडक्टर में पावर फैक्टर 0 होता है। अगर आपके पास शुद्ध नहीं है, प्योर इंडक्टर नहीं है, अशुद्ध इंडक्टर है, मान लो कुछ परसेंट उसमें आपके क्या है कि जो लोड है इंडक्टिव भी है, सॉरी रेजिस्टिव लोड भी है और आपका कैपेसिटिव लोड भी है, मतलब शुद्ध इंडक्टर नहीं है, तो उस टाइम जो होगा आपका वो पावर फैक्टर कितना होगा, लैगिंग होगा। ओके, तो यहां पर लिख दें कि नॉर्मल इंडक्टर में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। अब कितना भी लैगिंग हो सकता है वो डिपेंड करेगा आपके लोड के ऊपर कि आपका कितना इंडक्टिव लोड है। ओके, अगर अपन बात करें कि अपने पास कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पावर फैक्टर जो यूज होता है ना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अपन बात करते हैं तो वो होता है 0.8 या 9 पावर फैक्टर यूज होता है, और वो कौन सा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। क्योंकि जो लैगिंग पावर फैक्टर है ये होता है किस में है, जैसे सीलिंग फैन हो गया, मतलब आपके घर का जो छत का पंखा है, इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो किस प्रकार का होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो याद रखें कि जो यूज ज़्यादातर जो नॉर्मली जो पावर फैक्टर होता है, नॉर्मली पावर फैक्टर है आपका कितना यूज किया जाता है, 0.8 कोमा या अपन क्या कह सकते हैं 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर होता है जो यूज होता है। ओके, तो आप यहाँ पर अपन ने देखा लैगिंग पावर फैक्टर, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, 3 नंबर का ना लास्ट वाला, ये लीडिंग पावर फैक्टर। अब ये जो लीडिंग पावर फैक्टर है ये आता किस में, देखो सबसे पहले बात ये करते हैं कि लीडिंग जो पावर फैक्टर आएगा वो आएगा आपके किसमें, कैपेसिटिव लोड में। तो याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि लीडिंग पावर फैक्टर कौन से लोड में होता है तो कैपेसिटिव लोड में। अब बात करते हैं कि कैपेसिटिव लोड कौन सा होता है, तो अपने पास कभी कैपेसिटिव लोड होता नहीं है। अपन क्या करते हैं कि कैपेसिटिव लोड बनाने के लिए क्या करेंगे कि कैपेसिटर यूज करते हैं। हालांकि आप सिंक्रोनस मोटर को छोड़ के कोई ऐसा लोड नहीं है जो कैपेसिटिव लोड है। अब सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा वो अपन उस टाइम डिस्कस करेंगे कि उसके 3 कंडीशन होती है,
एक्साइटेशन और एक्साइटेशन वाली, ठीक है ना, तो वहाँ पर अपन देखते हैं उसकी। तो अब बात करते हैं कि लीडिंग पावर फैक्टर है जो हमेशा आपका कैपेसिटिव लोड पर होगा। अब ये लीडिंग पावर फैक्टर में होगा क्या कि वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो अपन वेव बनाते हैं, तो वेव के जरिए समझते हैं अपन कि माना अपने पास कि कोई करंट चल रही है, जो करंट चल रही है वो कहाँ से चल रही है आपकी, यहाँ से चल रही है। ये कोई डायग्राम है अपना, वो है करंट का आई, और जो अपनी वोल्टेज है वो रन कर रही है कि मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माना वो कोई यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आपका हो गया वोल्टेज का V। अब अपन देखते हैं कि यार देखो ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है और ये कोई थीटा डिग्री पहले से वेव स्टार्ट हो रही है। मैंने हालांकि ये जब आपको पढ़ाया था फेज डिफरेंस, उसमें बताया था ना कि ये देखो करंट क्या कर रही है, इस टाइम आपकी लीड कर रही है, आगे आ रही है, और कितना आगे आ रही है वो आपके लोड पर डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पर ये गैप कितने का रहता है। तो देखें कि करंट इससे थीटा डिग्री आगे है, तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। जब आपकी लोड में करंट लीड कर जाती है तब वहाँ पर कौन सा पावर फैक्टर आता है, आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर ऐसा किस में होगा, कैपेसिटिव लोड में होगा। ओके अगर अपन मानते हैं कि मान के चले कि यार प्योर कैपेसिटर हो, माना कि शुद्ध कैपेसिटर हो, उसमें क्या होगा, शुद्ध कैपेसिटिव लोड कह सकते हैं, या फिर अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं कैपेसिटर। या तो अपने पास क्या हो, शुद्ध कैपेसिटिव लोड हो या कैपेसिटर हो, तो उसमें क्या होता है कि जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। जानते हैं अपन ये बात। तो यहां पर लीड करती है, तो अपन ने यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं डाटा क्या आता है। तो यहां से अपन ने क्या किया कि एक मैं वापस डायग्राम बना रहा हूं। यहां पर मैंने माना कि जो आपकी करंट है वो ये चल रही है, और जो आपका वोल्टेज है वो देखें तो वोल्टेज मैं इस पर रेड पेन से यूज कर रहा हूं, ये आपका है वोल्टेज। तो देखें कि ये वेव फॉर्म क्या हो रही है, जब आपकी 90 हो रही है तो ये देखो कम होती हुई जा रही है ना, तो 90 पे यहाँ पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका फेज डिफरेंस रहता है वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ पर बात करें अपन, जो अपनी जो करंट थी वो कितनी है आपकी I, और यहाँ पर वोल्टेज है V। अब मेरे को यूं बताओ, जो ब्लैक पेन वाला है वो 90 डिग्री किस आगे है ना, ग्राफ देखो 90 डिग्री आगे है रेड पेन वाले से। तो रेड पेन का जो ग्राफ है वो है वोल्टेज का, और जो ब्लैक पेन वाला है वो है करंट का। तो करंट कितनी डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो अपने पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिल जाती है, थीटा इक्वल कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि थीटा इक्वल कितना आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर अपन देखें कि कोस की वैल्यू देखें कि क्या निकल के आती है, तो कोस की वैल्यू जो निकल के आएगी, तो कोस कि वैल्यू आपके पास कितनी आई है 90, तो मैंने यहाँ पर 90 लिखा होगा। तो कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, अपन जानते हैं। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि अगर शुद्ध कैपेसिटर है तो उसका पावर फैक्टर भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख दें कि शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 होता है। अगर अपन बात करें कि प्रैक्टिकली कैपेसिटर, अब देखो शुद्ध कैपेसिटर तो कुछ होता नहीं है, अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकली कैपेसिटर जो होगा अपन जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकली कैपेसिटर तो उसमें क्या करता है, पावर फैक्टर लीडिंग होता है, आगे की तरफ होता है, पर इतना डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका भाई कितना करंट आगे चलने वाला है, क्योंकि वो तो आपके लोड पे डिपेंड करेगा। लोड कैसा भी हो सकता है ना, कि कितना भी कैपेसिटिव लोड हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि आपका 90 डिग्री आपका फेज डिफरेंस बने, हो सकता है 30 डिग्री भी लीड कर रहा हो, कुछ तो लीड कर रहा होगा ना। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि अगर अपने पास प्रैक्टिकली कैपेसिटर है या प्रैक्टिकली क्या हो, कैपेसिटर में पावर फैक्टर लीडिंग होता है,
ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लीडिंग पावर फैक्टर किस में होगा, प्रैक्टिकली कैपेसिटर में होगा। कितना लीडिंग होगा वो आपका डिपेंड करेगा कि आपके जो लोड है उसमें करंट वोल्टेज से 30 डिग्री आगे चल रही है, 45 डिग्री आगे चल रही है, 62 डिग्री चल रही है, या फिर 80 डिग्री चल रही है, 90 डिग्री चल रहा है, वो आपका डिपेंड करेगा लोड पर। ओके, तो यहाँ पर अपन ने ये पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा। और अभी आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं अपन। अभी मैंने बताया था कि आपको जो कैपेसिटिव लोड होता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगा के कैपेसिटिव लोड लेके आते हैं। जैसे कई बार आपका छत का पंखा आपने देखा होगा, सीलिंग फैन देखा है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी देखी होगी आपने ना, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि उसमें टर्न्स बनाते हैं। अपन क्या करेंगे कि जब वाइंडिंग करते हैं तो टर्न्स बनते हैं, टर्न्स बनते तो आपका इंडक्टर आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और लैगिंग पावर फैक्टर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर अपन लगाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो करंट जितनी पीछे जा रही है वो थोड़ा क्या करता है, आगे की तरफ ले आता है। वैसे होता नहीं है, ओनली फॉर कैपेसिटिव लोड लाने के लिए कैपेसिटर बैंक यूज किया जाता है। ओके, अब अपने पास कई बार ऐसा आ जाता है कि यार काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ लेता है ये कि जो डीसी का पावर फैक्टर है वो कितना होता है। तो अपन लिख लेते हैं कि डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है, नोट डाल के लिख दें कि डीसी का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे पूछ ले कि डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। अगर अपने पास एक चीज़ बताई थी आपको कि रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। ओके, ये यू है। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट। अगर अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता रहा हूं यहां पर। अगर अपने पास यूं पूछता कि इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, आपका लैगिंग होता है। लैगिंग मतलब पश्चगामी होता है। लगभग कितना चलता है अपने पास, 0.8 समथिंग लैगिंग पावर फैक्टर रहता है जितने भी अपने पास डिवाइस है। ओके, आगे अपने पास लास्ट पूछ लेता है कि कैपेसिटिव। ये देखो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे मैं, पर फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि आपको इंडिकेट रहेगा कि कैपेसिटिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप 4 लाइन याद रखें पावर फैक्टर में। अभी अपन क्या करेंगे, पावर फैक्टर के क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं आगे। देखो अपने पावर फैक्टर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो कितने सिंपल आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है कि कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है। तो यार कैपेसिटिव जो सर्किट है उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। अपन देखा था ना कि भाई पावर फैक्टर क्या होगा आपका, लीडिंग मतलब अग्रगामी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो करंट है, कैपेसिटिव लोड जो होता है उसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। तो आगे रहती है तो कितना हो गया, लीडिंग हो गया। अब अपने पास ये कंडीशन दे नहीं रखा कि ये भाई प्रैक्टिकल कैपेसिटर ले रहा है कि या फिर ये आइडियल ले रहा है, तो कितना होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लीडिंग हो सकता है। तो अपने ऑप्शन में देखें यूनिटी इकाई किसका होता है, पहले तो याद रखिए कि जैसे ये ऑप्शन है ना तो इसका भी कोई मतलब निकलता है। देखो यूनिटी का मतलब क्या होता है, इकाई किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है। यहां पर पढ़ लेते हैं इसको, इस किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा। 0 किस में होगा पावर फैक्टर, देखो 0 और लैगिंग किस में होगा, इंडक्टर में होगा, हो गया मतलब प्रेरक में होगा। अब 0 और लीडिंग ये तो अपन ने पढ़ रखा है क्योंकि इसका ऑप्शन तो ये होने वाला है। और अगर अपने पास 0 किसका होगा, सब 0 तो अपन कुछ कह ही नहीं सकता। 0 तो तब कह सकते हैं तब अपने पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है या फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, उसका पावर फैक्टर आपका 0 होता है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे
प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर होता है। देखो अभी यहां पर जो बताया वही चीज यहां आ गई है कि प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर होगा। तो प्योर इंडक्टर मतलब शुद्ध इंडक्टर है, और शुद्ध इंडक्टर में अपन ने देखा था कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो आपका एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। और पावर फैक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, cos फाई से। तो मैंने लिखा यहां cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। तो आपका प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। वो मैंने यहां पर भी आपको बता दिया था। ओके, आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग होनी चाहिए। तो यार जो कैपेसिटर की रेटिंग थी, अपन ने जैसे पावर पढ़ी थी तो मैंने उसमें बताया था आपको कि कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर हो गया, तो उनका जो पावर था वो किससे डिनोट कर रहे थे, QL से कर रहे थे अपन ना। तो QL से कर रहे थे, या फिर अपन डायरेक्ट कहें कि जो रिएक्टिव पावर थी, कौन सी पावर है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ही तो किस में होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर में होती है। और रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला था वो था आपका VI साइन फाई, और जिसकी यूनिट होती है वो kVAR होती है। मैंने साफ साफ करके बताया था आपको। तो कैपेसिटर की यूनिट किस में होनी चाहिए, पावर फैक्टर बढ़ाएगा तब किसमें, kVAR में होगी। ओके, तो ये लो kVAR ऑप्शन हो गया इसका। बिल्कुल सिंपल सा था। आपको अगर आपको कैपेसिटर की जब मैंने पावर पढ़ाई थी तो जैसे कैपेसिटर की जो पावर होती है वही तो यहाँ पर अपने को क्या करनी थी, मेंशन करनी थी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, निम्नलिखित में से पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला आपका पावर फैक्टर का। तो ध्यान से देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर अपन देखें कि रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, मतलब कि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है। अपन ने फॉर्मूला निकाला था ना। अब कह रहा है कि एवरेज पावर अपॉन टोटल पावर। अब यार देखो कि रियल पावर का दूसरा नाम क्या है आपका, देखो रियल पावर है उसके 3-4 नाम है। रियल पावर को अपन क्या कहते हैं, एवरेज पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं, रजिस्टिव पावर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, एवरेज पावर, ट्रू पावर, रियल पावर भी कहते हैं। ओके, तो यहां पर अपने पास रियल पावर को क्या कहते हैं, एवरेज पावर, सही है। एपरेंट पावर को क्या कहा जाता है, एपरेंट पावर के देखो 3 नाम है। एक तो देखो एपरेंट पावर, एक होती है टोटल पावर, एक होती है कॉम्प्लेक्स पावर। तीनों नाम से पुकारा जाता है एपरेंट पावर को। तो यहां पर देखो एवरेज पावर अपॉन टोटल पावर, मतलब रियल पावर अपॉन है एपरेंट पावर ही बन रहा है, क्योंकि इनके अलग अलग नाम है। ये भी आपका सही है। अब बात करें कि ट्रू पावर अपॉन कॉम्प्लेक्स पावर। ट्रू पावर देखो रियल पावर का जो अपन दूसरा नाम पुकारते हैं वो कौन सा है, रियल को एवरेज भी कहते हैं, ट्रू भी कहते हैं। तो सही है कि ये कौन सी रियल पावर ही तो है, ट्रू पावर एक प्रकार की ना, नाम बस चेंज है। कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स पावर ही कौन सी कहलाती है आपकी, एपरेंट पावर। तो याद रखें कि यार एपरेंट पावर के 3 नाम होते हैं, एपरेंट पावर, टोटल पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। ये मैंने जब पावर पढ़ाई थी इससे पहले वाला वीडियो है, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा था ना इसमें, तो वो जरूर देखें आप। तो आपका क्या होगा, ये भी पावर फैक्टर फार्मूला होगा। तो क्या हो गया इसका, ऑल ऑफ दीज। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। डीसी सप्लाई का पावर फैक्टर होता है, ये तो आपने डायरेक्ट किया था, और कितना था, सॉरी यूनिटी होता है। ओके, तो डीसी सप्लाई का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है आपका, यूनिटी होता है। तभी तो अपन क्या करते हैं, VI लेते हैं ओनली फॉर। अब आगे चलते हैं अपन। यूनिटी पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, अब यूनिटी पावर फैक्टर है किस पर निर्भर करेगा, आपका रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, इंडक्टर पर करता है, ऑल ऑफ दीज कैपेसिटर पर करता है। किस पे करता है, यूनिटी पावर फैक्टर। इकाई शक्ति गुणा किसका होता है भाई, रेजिस्टिव सर्किट का होगा। तो किसका करेगा, ये रेजिस्टिव सर्किट का हो जाएगा। ओके, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इनके। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसी सर्किट का शक्ति गुणांक बराबर होता है, मतलब कौन सा जो पावर फैक्टर फॉर्मूला आपका सही है वो देखते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि करंट वोल्टेज के बीच में कोजा कोण को पावर फैक्टर कहते हैं। ये तो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ रखा है ना ऑलरेडी, कि भाई आपका करंट और वोल्टेज के बीच में जो आपका कोस एंगल बनेगा वही आपका पावर फैक्टर कहलाएगा, है ना। तो ये आपका पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। तो क्या कहता है, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। यह तो अपन ने फॉर्मूले में देखा था कि आपका जो रियल पावर P अपॉन S इक्वल क्या होता है, आपका cos फाई होता है। तो आपका ये भी क्या होगा, सही। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। यार ये क्या चीज होती है, तो ये याद रखना कि अभी मैंने इसको बताया नहीं था, मैं बताऊंगा इसको। RLC सर्किट आएगा उस टाइम अपन डिस्कस करेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। इंपीडेंस होता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जब अपन पढ़ेंगे सीरीज RLC सर्किट, वहां पर अगर अपन पावर फैक्टर डिफाइन करेंगे वहां पर ये फॉर्मूला काम में आएगा। एक फॉर्मूला और होता है वो अपन वहीं पर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो आएगा कौन सा,
RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, और उसके बाद पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। पैरेलल में भी अपन पावर फैक्टर निकालेंगे, सीरीज में निकालेंगे, तो वहां पर अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तो आप अगर याद रख लें कि जो पावर फैक्टर होता है वो रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस R/Z होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस द्वारा पावर ड्रॉप, तो याद रखें कि यार जो रेजिस्टेंस पावर ड्रॉप कर रहा है वो रियल पावर ड्रॉप करता है, अपन ने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, है ना। तो रेजिस्टेंस है तो वो क्या कर रहा है? पावर ड्रॉप कर रहा है। तो मैंने यहां पर लिखा रेजिस्टेंस पावर ड्रॉप करता है, वो कौन सी करता है? वास्तविक शक्ति करता है ना, पावर मैंने पढ़ा रखा था, इससे पहले वाला वीडियो था उसमें। तो रेजिस्टेंस कितनी पावर ड्रॉप कर रहा है आपका? 7 वाट। और आगे क्या कह रहा है? तथा सर्किट में एपरेंट पावर, मतलब तो टोटल शक्ति है, एपरेंट पावर है, उसको एस के द्वारा डिनोट करते हैं। और एस कितनी है आपके पास? 8 एम्पियर वोल्ट। तो याद रखें एपरेंट पावर जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर वोल्ट होती है। अपने क्या करना है कि cos फाई की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास डायरेक्ट फार्मूला होता है और अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कौन सा फार्मूला यूज होगा आपका? ये वाला फार्मूला यूज होगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखा मैंने? cos फाई P अपॉन S, तो cos फाई इक्वल कितना हो गया? 7/8। जैसे ही अपन 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अपना डाटा आएगा कितना? 0.8 के समथिंग आएगा। तो अपना पावर फैक्टर कितना हो गया? 0.8 हो गया। तो यहां तक तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जितने क्वेश्चन बचते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचते हैं आरएलसी सर्किट में, अपने पावर फैक्टर निकालेंगे। जब वो कब निकालेंगे? तब अपने आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक मैंने पावर फैक्टर के बारे में बताया और जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। और जो आगे वीडियो आने वाला है वो है मेरा आरएलसी सीरीज सर्किट, कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस लोड लगा हो, इंडक्टिव लगा हो और कैपेसिटिव लगा हो, तो अपन उस टाइम पावर फैक्टर कैसे डिनोट करते हैं, सर्किट में करंट कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखेंगे आगे वाले वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, बाय बाय।